इंतखाबात के हवाले से तारीख़ का ऐलान तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का मुस्तकबिल क्या होगा उसके ऊपर अभी एक सवालिया निशान है। उनके बहुत से लोगों की गिरफ़्तारियाँ पहले अमल में आईं, बहुत सौ ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, लेकिन बाज़ ऐसे तरीक़ाकार हैं जिनके ऊपर इतराज़ बरकरार है और बरकरार रहेगा। उसी में से आज अली नवाज़ का पकड़ा जाना भी है। किसी प्रॉपर अरेस्ट वारंट के साथ और चार्जशीट होने के बाद गिरफ़्तारी डाले पुलिस और उसका ऐलान करे कि ये चार्ज था, इसमें हमने गिरफ़्तारी कर ली है, तो फिर तो वो मामला आगे बढ़ जाता है। लेकिन फवाद चौधरी के मामले में, अली अवान के मामले में और बहुत सारे जो इनके पहले लीडर्स पकड़े गए थे उनके मामले में इस वक्त एक हवा का रुख उनके मुखालिफ है। और जिस तरीके से पिछले दौर में नून लीग के लोगों की गिरफ्तारियाँ होती थी और नैब पर्चा डाल देती थी, करप्शन हुई है और वो साल साल बंदा अंदर रहता था, करप्शन ढूंढते रहते थे, ये नहीं मालूम होता था कि एग्जैक्टली चार्ज क्या है। इस वक्त पीटीआई के साथ वही सूरत हाल है। ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। क्या 2018 का जो तजर्बा था और उसके बाद जो सेम पेज की पॉलिटिक्स थी उसने पाकिस्तान को मजबूत किया या कमज़ोर किया? तो उसका जवाब यह है कि उसने पाकिस्तान को कमज़ोर किया। अब पोलराइजेशन सोसाइटी के अंदर डेवलप हुई। आधा जो मुल्क का एक तबका है, बाकी आधे को चोर कह के पुकारता रहा, और इस वक्त जो चोर कह के पुकारते थे वो सारे जेलों में बंद है। तो 2024 के इंतखाबात का रिज़ल्ट भी जो भी है, अगर रविश वही रही सेम पेज वाली जो 2018 से लेकर 10 अप्रैल 2022 के दरमियान वाली थी, तो उसका एंड रिज़ल्ट यही होगा जो आज इमरान खान के लिए है। शायद चंद सालों के बाद वही नवाज शरीफ दोबारा इशूज़ फेस कर रहे हैं। तो क्या बेहतर तरीका ये नहीं है कि जो रूल्स ऑफ द गेम है उनको ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल बना लिया जाए? पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में कभी शफाफियत रही नहीं है। पिछला अगर बहुत तवील पीछे ना भी जाएँ तो हालिया जो 30-40 साल की सियासत है उसमें उतार चढ़ाव यही है। जिसने जफ्फी डाल ली इस्टेब्लिशमेंट से वो सब स्याह सफ़ेद को रौंदता हुआ जाता है और इक़्तिदार की मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर 2-2.5 साल के बाद ही वो धक्के मार के निकाला भी जाता है। वो धक्के मार के निकाले जाने वाला जो अमल है, अगर उससे कोई सबक सीख ले तो दोबारा वो शायद बेहतर तरीक़ाकार अपनाते हुए, जो एक ट्रांसपेरेंट तरीक़ाकार है, जो एक्सेप्टेबल काबिल कबूल जमहूरी तरीका है, उसको अपनाते हुए वोट की ताकत से मुंतखब होना चाहें। अगर इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो बड़ी सियासी जमातों में पीटीआई इस वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की नापसंदीदा जमात है 9 मई के बाद, और उसकी कबूलियत होगी नहीं वो जो भी कर लें, और इंतखाबी अमल में भी उनको फ्री हैंड नहीं मिलेगा। शायद उनके बहुत से कैंडिडेट्स मैदान में वो उतारे भी तो उनको आज़ादी के साथ कॉन्टेस्ट करने के लिए मौका ना मिले, उनको यहाँ मुश्किल पेश आएगी। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं, वो वोट की ताकत से सादा अक्सरियत या इवन कोलिशन बनाते हुए भी उनको दुश्वारी पेश आएगी। उनकी पोजीशन इस वक्त बहुत कमज़ोर हो चुकी है। 10 अप्रैल 2022 से पहले नून लीग पंजाब में तगड़ी खड़ी थी, लेकिन अब 1 साल 1.5 साल जो उन्होंने हुकूमत की पीटीएम की, उसका सारा बोझ, सारा नज़ला इस वक्त शहबाज शरीफ और पीएमएलएन के सर के ऊपर है। पीपल्स पार्टी रूरल सिंध के अलावा कहीं उसके पहुँच जमाने की उसकी पोजीशन नहीं है। वो बलूचिस्तान से बाप पार्टी के लोगों को तोड़ के अपने साथ मिला के कुछ कोशिश कर रहे थे, जो उनका तरीक़ाकार आगे कामयाब नहीं हो सका, रुकावट पेश आई, तो अब वो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिली। इस तरीक़ाकार से जो भी हुकूमत मार्ज़ वजूद में आएगी, उसकी कबूलियत के ऊपर, उसकी लीगैलिटी के ऊपर, उसके जो ट्रस्ट है लोगों के साथ, उसका जो रिलेशन है, उसके ऊपर सवालिया निशान रहेगा और पाकिस्तान के मसाइल हल करने में दुश्वारी रहेगी। ये एक मसनूई निज़ाम तनफ़ुस है जिसके तहत हम इन लोगों को ज़िंदा रखे हुए हैं। ऐसे काम आगे चलेगा नहीं। तो बेहतर ये होगा कि एक ओपन ग्राउंड दी जाए, ओपन फील्ड दी जाए, जिन लोगों के ऊपर बराह रास्त चार्ज है 9 मई का, उनके मुकदमा चलाए जाए खुली अदालतों के अंदर और उनकी सज़ा और जज़ा का अमल हो, और बड़ी तादाद में जो नौजवान लड़कियां हैं या नौजवान लड़के हैं उनको रियासत माफ़ करके आगे बढ़ने की पॉलिसी अपनाए, ताकि थोड़ी सी नफ़रत कम हो। पाकिस्तान के मसाइल बहुत बड़े हैं। हमारा फ़ौज का एक कर्नल और सिपाही रोज़ाना शहीद हो रहा है, या कैप्टन शहीद हो रहा है, या मेजर शहीद हो रहा है। किसी दुनिया के दूसरे मुल्क में ये 3-4 फ़ौज के अफसर या सिपाही हमारे बेटे हैं, मेरे और आपके बेटे हैं, ये शहीद होना तो वो कई दिन शोक के ऐलान में रहेंगे। हम इतने आदी और बेहिस हो गए हैं 9/11 के बाद कि 2-4 की खबर हम बस यूँ करके गुजर जाती है। तो यह चैलेंज क्या कम है जो हमें इस वक्त अफ़गानिस्तान की तरफ से आ रहा है, और इंडिया वाला पहले हमारे सर के ऊपर एक लटकती हुई तलवार मौजूद है। वहाँ एक एक्सट्रीमिस्ट सेटअप मौजूद है जो आपको कभी सुख का सांस नहीं लेने देगा। इकॉनमी हमारी बैठ चुकी है, रुपया आपका डॉलर के मुकाबले में उसके कहीं ब्रेक ही नहीं लग रही। तो ये चैलेंजेस एड्रेस करने ज़रूरी हैं, या इस वक्त जो पोलिटिकल इंजीनियरिंग का अमल जारी है वो करना ज़रूरी है? मेरे ख्याल में हमें अपनी प्रायोरिटीज़ दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और इसके लिए सियासी बड़ों को पहले अपनी राह अमल दुरुस्त करनी चाहिए। फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी कहना चाहिए कि वो भी उनके साथ भी आप इंगेज करें और एक तरीक़ाकार अपनाएं जो लोगों को इन मसाइल का हल दे सके। इमरान खान को सादिक अमीन बना के आपने देख लिया, 2.5-3 साल के बाद वही लड़ाई जो नवाज़ शरीफ ने कोई 6-7 दफ़ा पहले लड़ी है, वो अब इमरान ने भी उसी के अंदर से गुजरना है। तो ये अदालतों की मोर से ना कोई सादिक अमीन बनता है,
ना उसकी मोहर लगाने से किसी को आप चोर डाकू करार दे सकते हैं। तरीक़ाकार के तहत आगे चलें, वो तरीक़ाकार सिस्टम के अंदर लोगों को लाए भी और लोगों को निकाले भी। आज के प्रोग्राम में इसी टॉपिक पे बात करेंगे और जो हमारे साथ शुरू बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, हसन रज़ा पाशा साहब हैं मारूफ माहिर कानून है, और सलमान अकरम राजा साहब हैं सीनियर कानूनदान भी हैं और आइनी अमूर के माहिर भी हैं। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। ज़फ़रुल्लाह साहब, नून लीग के ऊपर मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। आपने 40 साल या 42 साल सियासत में गुजार लिए, 43 ईयर्स। 81 में पंजाब असम्बली में आए थे, 83 में फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, 85 में चीफ मिनिस्टर पंजाब बने थे। तो उनको अपनी इस जो बोझ है ना, इक़्तिदार का एक तवील अरसा जो उन्होंने उठाया, थोड़ा सा लोगों के साथ आप ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें और इन मसाइल का हल भी दें। नवाज़ शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो अपना एडिटोरियल बयान किया इब्तिदा में, मेरे ख़्याल में ख़ासा वो इतदाल पे मबनी था और बहुत सारी बातें, बल्कि तमाम सारी बातें ऐसी हैं मैं सोच रहा था कि मैं कह दूँ हाँ बिल्कुल ठीक है, उससे आगे ना बोलूँ लेकिन आपने पूछ ही लिया। इकनॉमिक्स जब हम पढ़ते थे ना, तो हमें कहा जाता था कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, और उसके बाद डिमांड मीन दिस, कि कुछ चीज़ें तय हैं, आगे बात करो। आप माने या ना माने, बल्कि आप तो मान रहे हैं, मैं भी मानूँ ना मानूँ, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें पहले से तय हैं। जो कुछ हिस्सा बचा हुआ है ना, उसके अंदर रह के हमने खेलना है, और वो अगर सही तरीके से खेलेंगे तो कुछ थोड़ा और इलाका मिल जाएगा, और अगर अच्छे तरीके से नहीं खेलेंगे तो वो इलाका जो हमारे पास है, टेरिटरी, वो और सुकड़ जाएगी। वो क्रीपिंग जुरिस्डिक्शन इंटरनेशनल लॉ में हम कहते हैं कि ऐसा 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 एक दूसरे पे कब्जा करते करते ले जाता है। हमारे साथ भी यूँ हुआ है कि मेरी कोई जो थोड़ी सी सियासी ज़िंदगी है 20-25 साल की, तो उसमें थोड़ा रिसीड होते होते अब थोड़ा सा रह गया। ग़ालिबन हमारी पार्टी को इसका एहसास है, और एक तो आप उसका ये देख लें कि मियाँ साहब जब वापस आए हैं तो बहुत हमें भी खौफ था कि वो क्या कहते हैं, लेकिन मुशावरत जो हो रही थी उसके बाद जो उन्होंने तग़यीर की, तो मेरा अपना ख्याल है खासी मुस्बत थी। तो उन्होंने कहा अच्छा हम आगे बढ़ते हैं सारे, और जो हम अलायंसेस कर रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, मतलब औरों से भी करेंगे, ये भी ग़ालिबन इस बात का सबूत है कि मिलजुल के चलना चाहिए हमें। और ये भी हमारी ख्वाहिश है कि चार्टर डेमोक्रेसी को आगे बढ़ा के हम ले जाएं, और चार्टर ऑफ पाकिस्तान में या किसी और चीज़ में ले जाएं जिसमें तमाम पार्टी में शमूल PTI आए, और वो बैठे और हम कुछ असूल ग्राउंड नॉर्म्स तय कर लें कि हमने इस तरह चलना, इस तरह नहीं चलना। वरना ये एक सर्कुलर मूवमेंट है, हम सारे उसके अंदर खड़े हैं, बस उधर ही खड़े हैं और आगे नहीं बढ़ रहे। और कास्ट इसकी क्या है, पाकिस्तान की नमूद भी, इज़्ज़त भी, हम बाहर जाते हैं पासपोर्ट देख के लोग मुंह बनाते हैं, फैक्ट तो यही है। और इधर आप देख लें कि गरीब आदमी जो है वो पिसता चला जा रहा है। मुझ जैसे आदमी के लिए गुजारा मुश्किल है, गरीब आदमी के लिए क्या होगा। इज़्ज़त नफ्स किसी की है नहीं, कानून ज़ाब्ता है नहीं। आपने पाकिस्तान के अदालतों के बारे में, मेरा भी यही हुआ जो आपने कहा, नीचे से लेकर ऊपर तक जिन लोगों ने फैसले करके हमें इंसाफ देना है, वो कंट्रोवर्सी जन्म करते हैं पाकिस्तान में। जिन्होंने हकूक़ की हिफाजत करनी है, वो हकूक़ को, सियासी हमारे हकूक़ को दबोचने में वालों के साथ रहे हैं। हमने भी, सियासतदानों ने भी शायद कोई कमी ना की होगी। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि अब हमें इससे सबक सीखना है, आगे बढ़ने, और हमें आगे बढ़ना। राजा साहब, कोई 50% पाकिस्तान की आबादी ऐसी है जो अपनी बका की जंग लड़ रही है। 2 वक्त की रोटी उनके लिए खाना मुमकिन नहीं है। जिस महीने वो बिजली के बिल देंगे, उस महीने उनके बच्चों की फ़ीस रह जाएगी। जिस महीने वो 2 अखराजात पूरे करेंगे, उस महीने वो दवा दारू का हाथ उनसे तंग हो जाएगा, और जिस महीने वो दवा दारू करने की कोशिश करेंगे तो खुराक के पैसे के लिए उधार मांगना पड़ेगा। आधी आबादी हमारी इस तगदो में है इस वक्त। तो हमारी लीडरशिप का फोकस इस पे होना चाहिए कि लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे बचानी है, इनमें आसानी कैसे पैदा करनी है, या पहले चोर डाकू की रेस तय कर लें, किसको अंदर करना है किसको बाहर करना है। ये वो तरीक़ाकार है जिसमें हमने जब से पाकिस्तान बना है उसमें से दौड़ में से गुजर रहे हैं, और पाकिस्तान आधा तोड़ भी लिया हमने, कमज़ोर भी कर लिया, सीखा अभी भी कुछ नहीं हमने। जी, आज हम सब कुछ वही कर रहे हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं जहाँ हम हैं। अगर हम सिर्फ साउथ एशिया, जनूबी एशिया के हवाले से ही तकाबुल करें तो हमारी तमाम जो हमारे बेसिक इंडिकेटर जिनको कहते हैं कि कितने बच्चे 5 साल की उम्र से पहले मौत के मुंह में चले जाते हैं, कितने बच्चे 15 साल या 16 साल की उम्र में किसी किस्म के भी स्कूल में
पढ़ रहे होते हैं, कितने बच्चे हैं जो 15 साल की उम्र में एक पैरा किसी भी ज़ुबान में लिख सकते हैं। आप किसी भी हवाले से देख लें, हमारी औरतों की क्या सूरत हाल है, हमारी जो आबादी का तनासुब बढ़ रहा है, एक औरत बिलुमूम या औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है अपनी ज़िंदगी में, जिसको फर्टिलिटी रेट कहते हैं। हमारी हर चीज़ जो है वो एक तशवीशनाक हद से आगे बढ़ चुकी है और कई दिहाइयों से हमारी यही सूरत हाल है जिसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों हम इन बुनियादी चीज़ों को ठीक नहीं कर सके। इसका ताल्लुक़ यकीनन हमारी जो सियासत है, चाहे वो आर्मी के दौर में हो, अस्करी क़यादत के दौर में हो, या वो सिविलियन क़यादत के दौर में हो, हर दौर में अबतरी हुई है। कोई दौर पाकिस्तान की तारीख़ का सुनहरा दौर नहीं है। ये एक इबाम पैदा किया जाता है कि 2008 से पहले कोई यहाँ पे दूध की नहरें बह रही थीं, शहद की नदियाँ थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम हर दिहाई को देखते हैं तो हमें नज़र ये आता है कि सियासी मसलहत, अपने इक़्तिदार को तवाना करने की तगो-दो, वो खा मिलिट्री डिक्टेटर हो या वो एक बज़ाहिर जमहूरी सियासतदान हो, हर दौर में हमने यही किया और हमारे अवाम, हमारे गरीब से गरीब तर होते रहे, उनकी ज़िंदगियाँ अबतर होती रहीं। तो अब हमें बैठ के सोचना होगा कि देखें, ये इसलिए होता है कि हम अपने गरीब तरीन तबकों को, अपने अवाम को इंसान नहीं समझते। हम समझते हैं उनको कुछ थोड़ी बहुत हम टुकड़े हम उनको डाल दें, चूरन डाल देंगे तो ये खुश रहेंगे और बाकी काम हम अपने चलाते हैं। उसमें हम ऐसे काम करते हैं जिसमें नमूद का अंसर होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा लिए जिससे तारीफ़ हो, शहंशाह इस तरह के काम किया करते थे। लेकिन हम नहीं देखते कि गाँव में बल्कि शहरों में स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है, उन स्कूलों से जो फारिग तहसील भी हो रहे हैं बच्चे, उनकी इस्तात क्या है, और जो बच्चे किसी भी स्कूल तक नहीं पहुँच पाते उनके साथ ज़िंदगी में क्या होता है, हमारी जो स्टंटिंग का रेशो है वो क्या है। तो मेरी नज़र में यह खा अस्करी क़यादत हो, खा सिविलियन क़यादत हो, दोनों का मतमा नज़र जो है वो अवाम की फलाह कभी भी नहीं रहा, किसी भी दौर में नहीं रहा। और इसके लिए ज़रूरत है अब कि नीचे से एक जमहूरी ताकत जो है वो उभरे और वो इन तमाम मामलात को अपने हाथ में ले। वो तकाजा करे कि इस मुल्क में स्कूल कैसे होने चाहिए, इस मुल्क में खानदगी क्यों बढ़नी चाहिए और कैसे बढ़ानी है हमें। बहुत से ममालिक हैं जिन्होंने 10-15 साल के अरसे में खानदगी को 15-20% से 80-90% तक पहुँचाया है। बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहाँ सेहत की जो सूरत हाल है वो एक जनरेशन में, एक पीढ़ी में बहुत आगे बढ़ गई है। हम पिछले 25-30 साल को ही अगर देखें, वियतनाम कहाँ था, हम कहाँ थे सन 1995 में, हम आगे थे। हम और कई ममालिक से अपना अगर मुकाबला करें, बांग्लादेश से मुकाबला करें तो हम आगे थे। आज हम इन सब ममालिक से पीछे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि अस्करी क़यादत और सिविलियन क़यादत दोनों का मतमा नज़र अवाम की फलाह नहीं रहा। और आज भी यही सूरत हाल है। आज भी कोशिश ये हो रही है कि हमने हुकूमत को कैसे कायम करना है, उसमें कौन मंजूर नज़र आएगा, हमने किसको कैसे तबाह करना है, किस पार्टी को हमने वलिया मेट करना है, उसके लिए हम हर वो हरबा अपना रहे हैं जो हमारे आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि ये रियासत एक मजाक है, इसकी पुलिस जो है वो एक कठपुतली पुलिस है। उसको हुक्म होगा तो 6 दफ़ा किसी को गिरफ़्तार करेगी, मुंह पे काला कपड़ा डाल के तज़लील करेगी। हम ये बता रहे हैं कि हमारी अदालतें जो हैं वो इशारों पर चलती हैं, वो बेल तब देती हैं जब इशारा आ जाए, बेल नहीं देती जब इशारा ना हो। हम ये बता रहे हैं कि हमारी जो इंतज़ामिया है, हमारे जो वज़रा हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं, वो सब ताबे हैं किसी ऐसी ताकत के जिसका मतमा नज़र इक़्तिदार है, इक़्तिदार पे कब्ज़ा है, जो ये चाहती है कि इस मुल्क के अंदर इक़्तिदार के ऊपर आखिरी जो हर्फ है वो उसी ताकत का रहे। तो ये बात अब सबके सामने आया है, कोई इससे छुप नहीं सकेगा। इसका हल क्या होना चाहिए पाशा साहब?